मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदी यकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं आप सबसे माजरत करता चलूँ, आपने अभी देख रहे बादलों की आवाज़ भी आ रही है। हमारे इधर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश 2-3 घंटे से चली आ रही है, और जिसकी वजह से हमारी लाइट ऑफ है ताकि कोई मिस हैप ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए। इस वजह से वापडा वालों ने हमारी ये जो लाइट ऑफ कर दी है, तो इसलिए हम माजरत कर रहे हैं कि आज ही तो हम टेस्ट डालें, साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स को हो जाएगा कि हमें वाकई में कितना प्यार देते हैं। हम इतनी मुश्किल में, हम बिजली भी नहीं है अपने व्यूवर के लिए इतनी वीडियो अच्छी हालांकि बनाते हैं और आप हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करते। और हमने पहले प्लान किया था कि हम चले आज नहीं बनाते, कल बना लेंगे। तो फिर हमने कहा चले ठीक है यार, 1-2 घंटे वेट किया, फिर हमने शुरू कर दी है वीडियो बनानी। तो अभी भी आप बादलों की आवाज़ है, शायद सुने बारिश की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पहुँच रही है, मेरे कानों तक तो पहुँच रही है। तो चलते हैं वीडियो। यहाँ पे वीडियो का टाइटल तो हिंदी में लिखा है, सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। वो था मोदी का विरोधी। गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए, उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। खुलकर की मोदी की खिलाफत। इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज इनफ। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। फिर हुई मोदी से एक मुलाकात। 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में, और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या चल, यूँ करके उनकी जो स्टाइल है ना एकदम। मुलाकात हुई, क्या बात हुई कि मोदी का विरोधी बना उनका मुरीद। तो मैंने कहा सर, आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं? तुम मेरे हो। उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं। नमस्कार, जिंदगी विद रुचा के कॉन्वर्सेशंस में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और आज से नहीं तब से जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद इन्होंने ही अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद मोदी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया था, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जफर सरेशवाला जो मोदी के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे, वो आज उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। और क्या वो करीबी अभी भी बनी हुई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के साथ थी इनकी? क्या आज देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उतना करीबी रिश्ता इनका है? और बहुत सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़े हैं जफर साहब। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद रुचा में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो चलिए बात यहीं से सबसे पहले शुरू करते हैं। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, आपने अपना बहुत कुछ खोया, गंवाया, मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज आपकी जला दी गई, और आपने एक बड़ा कैंपेन मोदी विरोध में शुरू किया। थोड़ा सा चाहूंगी एक तो उस कैंपेन के बारे में बताएं, और उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आज अगर मोदी के समर्थकों का नाम लिया जाता है तो आपका नाम बहुत ऊपर आता है। नहीं देखिए, बिल्कुल गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए, उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो फसाद हुए जितने भी, बल्कि अहमदाबाद में जो फसाद होता था तो सबसे पहले आग लगती थी हमारी फैक्ट्री को। 69 के राइट में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और फिर ये 2002 में। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही कि वो आग हमारे लिए हमेशा बाग बन गई, तो फिर खड़े हो गए। लेकिन ये हुआ कि इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज़ इनफ, यानी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो है, क्योंकि कभी भी किसी फसाद में जो करने वाले थे वो कभी गिरफ्तार हुए नहीं, ना कभी किसी को सज़ा मिली। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। तो बोले किससे करें? तो बोले हमने सोचा भाई चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके खिलाफ। तो चूंकि मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में, तो हमने उनके खिलाफ एक छोटा शुरू किया, लेकिन वो बात आगे चलकर एक बड़ा वो बन गया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। हमने बड़ी मूवमेंट की कई शहरों में मोदी साहब के खिलाफ, और वहाँ के प्रदर्शन भी किए, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किए। फिर मैंने वहाँ के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको इस्तेमाल किया। हम खुद उस ज़माने में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उनसे हम मिले। फिर लगा कि नहीं, इस तरह इससे नहीं होगा, यानी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने की सारी तैयारियां की,
और उसमें हमने शेरी बूथ जो टोनी ब्लेयर जो हैं उनकी अहलिया है, जो बहुत ही मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनको हमने हायर किया। और सिर्फ यही नहीं, ये सब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे बिल्कुल, या एज एन बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन के? नहीं, मैं अपने पैसे खर्च करके करता था ये एक। दूसरा, हमने लंदन हाई कोर्ट में एल के अडवाणी साहब जब होम मिनिस्टर भी थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2002 मेरे ख्याल से नहीं, उससे पहले मैं अमेरिका भी गया, इसलिए कि जब ये हुआ तो मेरे फादर की एक दोस्त की बीवी थी, वो उस ज़माने में अमेरिका की एम्बेसडर थी रोमानिया में। अच्छा। मेरी उनसे बातचीत होती थी, उनका अहमदाबाद में ताल्लुक़ था क्योंकि उनके हस्बैंड अहमदाबाद से थे। तो मैंने कहा कि भाई, और अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, यानी इतना हुआ, तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि यार इतने अगर कुत्ते मर जाते तो अमेरिका शोर मचाता है, यहाँ इंसान मरे और आप खामोश हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों कुछ नहीं कर रहे आप? तो कहा कि अच्छा, मैं कॉलिन पॉवेल से, जो अमेरिका के उस ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जी, तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, गालिबन अप्रैल या मई 2002 में। मैं गया और मैंने बाकायदा एक ख़त लिखा कि दंगों के जस्ट बाद ही में बात की बात है, हाँ। तो मैंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी साहब को जो है आप इनका वीज़ा भी रिवोक करो और इनको वीज़ा दो भी मत। तो उन्होंने, तो वो मेरा एक वो बना। और बाद में फिर मैंने अमेरिका में भी लोगों से मुलाकात की, अलग अलग शहरों में, बॉस्टन में, हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, और एक माहौल था। क्या चाहते थे आप? कि भाई यानी सजा होनी चाहिए लोगों को। अच्छा। यानी और मोदी का क्या होना चाहिए? कि भाई नहीं, यानी कुछ होना चाहिए, ये नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं, उसूल की लड़ाई थी। ये सब कुछ किया। और फिर अडवाणी साहब चूंकि होम मिनिस्टर थे, तो पता चला मेरे ख्याल से जून में अडवाणी साहब इंग्लैंड आ रहे थे कोई टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस में। तो हमने अडवाणी साहब के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर यूके। बहरहाल वो भी किया। बाद में खैर वो केस डिसमिस हो गया। फिर अडवाणी साहब आए 6 महीने के बाद दोबारा, तो हमने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया बड़ा इंडियन हाई कमीशन में। ये सब कुछ किया और करने के बाद फिर वो मैजिक पिल आपको मोदी जी ने क्या दी कि आप बदल गए? ये हुआ कि एक संजीदगी से मैंने सोचना शुरू किया। तो मुझे एक एक्टिविस्ट की दुनिया दिखी तब कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी, ये भी एक बड़ा बिजनेस है। मैं तो अपने पैसों से लड़ रहा था, लेकिन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हैं इस मुल्क में, जो पूरी दुनिया में जाते थे, तो मुझे तब ये लगा कि यार मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मेरा ताल्लुक है। मेरी टीवी पे जो इंटरव्यू वगैरह आते थे, जैसे मैं एक्टिविस्ट बन गया था। यहाँ रुक रही हूँ आपको। इस दौरान आपके पास कहीं से भी ये कोशिशें नहीं हुई कि मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कहा जाए कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो हमारे विरोध में? ये कोई एफर्ट कहीं से नहीं आया? फिर क्या हुआ कि दोबारा मोदी साहब इलेक्शन भी जीत गए दिसंबर में 2/3 मेजॉरिटी से। और उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई आखिर, और मैं इंग्लैंड में भी था, क्या आखिर क्या। तो ये हो गया था, इलेक्शन जीत गए। तब मुझे अहमदाबाद, और हाँ मेरे ख्याल से 2003 मई या जून में मुझे अहमदाबाद से फोन आने लगे कि यार जफर भाई, ये सुना है कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात का जो उन्होंने शुरू किया है, तो यार आप उनसे मुलाकात कीजिए और कुछ बातचीत का कोई रास्ता बनना चाहिए। ये मुझे लोगों ने वहां से कहना शुरू किया। तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार मैंने तो लड़ाई लड़ी है, तो कोई मुझसे क्यों मिलेगा। तो हमारे इस मूवमेंट के जो सरबराह थे, जो हमारे जो मेंटोर थे, वो महेश भट्ट साहब थे एक। तो मैंने, और भट्ट साहब की एक बात मैं कहूँगा, वो बड़े ईमानदार हैं राय देने में, हालांकि लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं और उनसे मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, उनको मालूम था। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार ये लोग इस तरह से कहते हैं और मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो भट्ट साहब ने मुझे सोच के कहा कि यार देखो, हमारी लड़ाई जो है मोदी से, वो कोई जाति तो है ही नहीं, उसूल पे लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई में भी एक वक्त आने वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे। तो यूं समझो कि वो ऑप्शन अभी ले लो, ठीक है। तो बोले कोई हर्ज नहीं है मिलने में। तो मुझे एक हिम्मत आई कि चलो। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा, विल बेल द कैट, मोदी साहब को बात कौन करेगा।
तो मैंने कहा यार भट्ट साहब आप बताओ। तो फिर कुछ दिनों के बाद भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया कि यार मोदी के दोस्त हैं रजत शर्मा, जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं रजत से बात करता हूँ। और वहाँ रजत शर्मा आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम एक मेल लिखो। तो मैंने एक मेल लिखा मोदी साहब को और मैंने कहा कि मेरी पहली लाइन थी उस मेल में कि आई एम नॉट एपोलॉजेटिक, मतलब जो अब तक मैंने किया उसके लिए मुझे कोई माफी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक रास्ता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप मेरे भी चीफ मिनिस्टर हो और मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो और मुझे मालूम है कि मोदी साहब के जितने एडवाइजर थे उस वक्त सबने कहा कि मत मिलना इससे, ये जफर सरेश वाला बहुत डेंजरस है। उसे एक तो बड़े अभी अधिकारी बने, बाद में वो कहते हैं कि मैं लिख के देने वालों में से था, लेकिन वो मोदी साहब ने खुद तय किया कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उनको एडवाइस सबकी ये थी कि भाई इससे क्यों मिलते हो, उन्होंने तय किया। तो हमारी ये बैक एंड फोर्थ हो रही थी और ये हुई। फिर मोदी साहब ने मुझे कहा फलां जगह पर, तो मैंने कहा नहीं मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूं। तो वो एग्री हो गए। अच्छा, मैंने एक राय तो महेश भट्ट से ली, एक वहां 2 इस्लामिक स्कॉलर हैं पुराने जमाने से जिनसे मेरा ताल्लुक था, हाँ लंदन में। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय चाहिए। उनके सामने सारा था गुजरात का पस मंजर और सारा। इस पस मंजर में आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो मौलाना याकूब साहब कासमी बड़े पुराने देवबंद के स्कॉलर हैं और एक मौलाना ईसा मंसूरी, दोनों ने मुझे कुरान की 10 आयतें सुनाई और कहा कि अगर मसले को हल करना है तो मिलो और मसला हल नहीं करना तो मत मिलो। तो मुझे एक हिम्मत आई मजहब की भी कि भाई, तो ये हुआ कि जब मिलने का तय हुआ तो मैंने मौलाना ईसा मंसूरी को कहा कि मौलाना बोलना बहुत आसान है, अब आप भी चलो साथ में बोलते हो। तो वो भी साथ में थे और हमारी मुलाकात सेंट जेम्स कोर्ट में हुई। तो मुझे अभी तक याद है कि हम जब सेंट जेम्स कोर्ट में 5 बजे का वक्त था, 17 अगस्त 2003, 5 बजे, हम 4:55 मैं जब फायर में था, मुझे महेश भट्ट साहब का फ़ोन आया और मुझे कहा उनकी इनिमिटेबल स्टाइल में, जफर जा रहे हो मोदी से मिलना है? मैंने कहा हाँ। अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम ये नहीं बोल सकते देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस तो मत मिलो। मैंने कहा भट्ट साहब पता नहीं चीफ मिनिस्टर है, मैं तो जिंदगी में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को मिला ही नहीं हूं, तो पता नहीं ये 2 मिनट देता है भाई कि 3 मिनट देता है, कोशिश करूंगा। तो बहरहाल हम लिफ्ट में जब पहुंचे, 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहां खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या, चल, यूं करके उनकी जो स्टाइल है ना, ठप, चल यार क्या तू भी क्या लगाया है तूने। आप डर रहे थे उससे पहले? अच्छा, मैं इतना डर रहा था कि पता नहीं। अच्छा, मैं तो डर रहा था कि यार गुजरात की मतलब वो जो सारा था और मिलोसेविच और क्या क्या उनके ऊपर इल्काब थे लगे हुए, हिटलर, और पता नहीं मेरे घर में मेरी मदर तो नमाज में बैठी थी, मेरी बहन ने रोजा रखा था, पता नहीं मोदी को मिल रहा है क्या होगा। यानी मेरे, अच्छा उससे पहले मुझे बड़ी मुखालिफत हुई लोगों की, जब पता चला कि मैं मिलने वाला हूँ, लोगों ने मुझे आके समझाने लगे इंग्लैंड में। मैंने कहा यार देखो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बरतानिया का नहीं हूँ। मैंने कहा आप नहीं जानते, मेरे लिए हिंदुस्तान, लोगों ने बड़ा समझाया। वहाँ पर मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है जो हमारे यहाँ का पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसा वो MC भी है, उसके लोग मुझे समझाने के लिए आए, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि नहीं अब मिलना है, ये तय था। तो बहरहाल लोग डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हल्का कर दिया मोदी साहब ने और मुझे लेकर गए अपने कमरे में। मुझे अभी तक याद है, स्विंग था, स्वीट था, उसमें स्विंग था, उसमें बिठाया और जो सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के, मैं नाम नहीं लेता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब थे। तो मैंने शुरुआत में मोदी साहब को 2 बातें पूछी। मैंने कहा सर आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए? तो मोदी साहब ने कहा जब तक तुम्हारे सारे सवाल और तुमको तसल्ली बख्श जवाब न मिल जावे तब तक। फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि सर आप उस जमाने में वो 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, अभी बाद में 6 करोड़ बोलते थे और अब 135 करोड़ हिंदुस्तानी। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं है? नहीं है तो फिर कोई बात नहीं भाई, हम 2nd क्लास हैं। तो तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं कि तुम मेरे हो। बोले मैं, और बोलते गए, ये लाया मैंने साबरमती का पानी, बिल्कुल तुम मेरे हो, मैं तुम चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूं, वोट मत दो ठीक है, लेकिन अब तो मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी और मैं तुम्हारा हूं। तो यहां से हमारी
बात शुरू हुई और फिर हमने बड़ी इट वॉज मतलब नो होल्ड्स पर हम उनको बोलते गए आपने ये किया वो किया, जो जो सारे इल्जामात उन पर थे वो कहने लगे नहीं ये गलत है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ये है। अच्छा मैं तो फिर भी मोदी साहब को मोदी समझ के बात करता था, यानी यार कि डर भी था कि भाई मेरा तो घर बाहर है वहाँ अहमदाबाद में वापस जाना भी है। मौलाना ईसा मंसूरी साहब तो बिल्कुल, और रजत जी मुझे कहते थे कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगा दी थी। बड़ी बात यह है कि भाई एक होता है ना, अब मैं दो बातें कहूंगा आपको, हाँ चलो जफर भाई ठीक है, मोदी साहब सुनते रहे, यानी मौलाना ईसा मंसूरी नॉन स्टॉप 35 मिनट तक सुनाई उन्होंने इंसाफ पर और उस पर, और मोदी साहब सुनते रहे उनकी बात को, और हमने जो भी उनको कहा सब बराबर सुनते रहे, जवाब देते रहे। अच्छा जो उन पर इल्जाम था कि भाई उनको जरा भी सदमा नहीं है, हमारे सामने दिखाया उन्होंने कि बहुत गमगीन थे इस पर जो हुआ उस पर। मुझे आखिर में अच्छा बीच में मुझे याद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, वो यूं घड़ी देख रहे थे क्योंकि भाई ना आए हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अब 1-1.5 घंटा हो गया था। मोदी साहब ने उसको कहा बैठ जा अभी क्या है नतीजा वानू अभी कहीं जाना नहीं है, इनके साथ बैठे हैं। तो बहरहाल होती गई फिर आखिर में मुझे उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो सब बात छोड़ो, लेट्स कम टू ब्रास ट्रैक्स। अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, कौन सी जमीन है या कब्रिस्तान है मुसलमानों की जो हिंदुओं के कब्जे में है, कौन मुसलमान है कि जिसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला हो, अभी क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तो मैंने कहा सर हम तो ये समझ के आए थे, पता नहीं आप 5 मिनट देते 10 मिनट, हम तो कुछ मेमोरेंडम में नहीं लेके आए थे भाई, हम तो थे ही नहीं ना सियासी लोग जो नॉर्मली जाते हैं, हम तो पता नहीं आप ये दोगे, हमारे पास तो कुछ वो है नहीं। यूं करके यूं पेपर पे लिखा, बोले जाओ ये मेरा नंबर है, मोदी 24/7 अवेलेबल है। अब आप बताइए कि वो आदमी ने मेरी पूरी बात सुनी, गम था उसको, और हाँ ये देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, आंखों में आंखें डालने का मौका आया। मैंने कहा एक वक्त में मैंने कहा कि सर आप यहाँ हैं, क्योंकि हाँ हमने उनका हमारे पहले उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, इसलिए कि वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे, तो वो मैंने थोड़ा देखा, तो मैंने उस पर उनको शुक्रिया अदा किया कि मैंने आज तक जिस तरह से आपने जो प्रेजेंटेशन किया गुजरात का, तो मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी हुकूमत वाले को नहीं देखा इस तरह का, ये लेवल का जो उनका पूरा जिस तरह से उन्होंने पावर पॉइंट पे जो एक स्लाइड के साथ किया था। तो मैंने कहा सर आपने बहुत जबरदस्त किया, क्या आपको लगता है कि इस पर आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपका गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छा है, क्या इसी पर लोग गुजरात में लगाएंगे या और भी कुछ चाहिए उनको? तो फ्रेंच विंडो थी और हाइड पार्क दिखता था। बोले नहीं, मोदी साहब ने कहा, बोले जैसा अमन है ना यहाँ इंग्लैंड लंदन में, बोले ये भी चाहिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने वहां कहा, मैंने कहा सर कैन देयर बी पीस विदाउट जस्टिस, क्या इंसाफ के बगैर अमन हो सकता है? तो मोदी साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, और मोदी वादा करता है इंसाफ भी होगा और ये रिपीट नहीं होगा, ये मोदी वादा करता है। और दोनों में मोदी साहब सही रहे, इसलिए कि पहली मर्तबा गुजरात के फसाद में ये 2002 के बाद 425 हिंदुओं को जेल में गए और कम से कम 90 हिंदुओं को सजा हुई। एक से एक 30 मार खां थे जिनको सजा हुई, बड़े नेता थे, बड़े लोगों को हुई सजा, बड़े पुलिस वाले अंदर गए जेल में, वो अलग बात है 9 साल 10 साल के बाद, लेकिन यार इससे पहले कभी भी किसी को सजा ही नहीं हुई थी। तो जब ये बात थी तो फिर मुझे लगा यार अब मैं इस आदमी से क्या लड़ाई लड़ूं बताइए। और लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, 2.5 घंटे में क्या डील की ने कितना किया, और जैसे पता नहीं मैं बच गया, और हाँ क्या क्या मेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल तय था मेरे अंदर में कि यही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और यही टेम्पलेट होगी अब आइंदा। कहीं भी मुसलमानों का या किसी का भी मसला होगा, आपको उसी से बात करनी पड़ेगी जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। ये मुझे उस दिन तय हो गया कि अब आप मुसलमानों को, चाहे फिर पैलेस्टाइन हो, चाहे कोसोवा हो, चाहे कहीं भी हो, यही रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। आपको उसके बाद अफसोस हुआ कि जो सब किया था कैंपेन वगैरह, नहीं, यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कि जो किया था ठीक है, वो एक था। और मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि मैं अपने पैसों से लड़ा था, मैंने किसी से चंदा नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि जब ये नंबर तो दिया था मोदी साहब ने, अब हमारी तो जेब में, अच्छा उसके बाद तो मुझे 1100 हेट मिला है, और मेरे से बड़ा काफिर शायद 1400 साल में कोई नहीं गुजरा था। मैंने बर्दाश्त किया सब चीज, तो मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। उसके बाद ये हुआ कि अब हम तो
कोई रास्ता नहीं रहा। 2 महीने के बाद मैं M1 जो है वहाँ का बहुत ही मशहूर फ्रीवे, उस पर जा रहा था और मेरी जेब में से ये नंबर निकला। तो मैंने कहा यार आज तक तो किसी चीफ मिनिस्टर ने हमारा फ़ोन उठाया नहीं है, लाओ ट्राई करते हैं, नंबर दिया है इन्होंने। तो मैंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन किया तो उनके ऑफिस में पूछा भाई कौन है, तो मैंने कहा मैं जफ़र सरेश कौन, मैंने कहा बस इतना है और मोदी साहब मुझे जानते हैं और मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ और बस कोई काम। मैंने कहा नहीं काम तो कुछ नहीं है, उनसे कहना अगर वो वक्त हो तो बात कर लें। मैं समझा पता नहीं 2 घंटे में फ़ोन आया मोदी साहब का खुद और कहा यार तूने तो बड़ी देर कर दी, मैंने तो तेरे को नंबर अगस्त में दिया था, तूने अक्टूबर कर लिया। तो मैंने कहा सर मैं तो ये समझता था पता नहीं हमारा कोई फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो कहा यूँ नहीं, तुम यहाँ कब आते हो, तुम यहाँ हो और बात करते हैं। तो मैं तो 2-2.5 साल से लड़ाई की वजह से मैं हिंदुस्तान भी नहीं जा पाया था। फिर मैं गया और पहली मुलाकात हुई और वहाँ मेरे साथ लोग आए और उनका कोई मसला था, मुझे याद है हिम्मतनगर वालों का, वहीं मोदी साहब ने फ़ोन किया और उसको निपटाया। तो इनिशियली ये होता था कि लोग इंडिया से मुझे लंदन फ़ोन करते थे, मैं उधर से इनको फ़ोन करता था और मसले जो उन्होंने कहा था ना भाई, ये एक बात कही थी कि मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूं, भले वोट मत दो मुझे, यार अपना काम तो करवाओ मुझसे। तो ये एक सिलसिला बना और ये फिर मुझे लगा कि और मैं एक किस्म का आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल इंसाफ से कहूँगा कि वो जो गुजरात में 11 साल, उसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। मुझे लगा कि यार क्योंकि फिर वो इतने काम आ गए कि मैंने अपनी रेसिडेंसी छोड़ दी। तो मैंने तो इंग्लैंड का वीज़ा छोड़ा। यानी मुझसे लोग सवाल करते हैं यार इंग्लैंड के लिए लाइन लगती है, अगर कोई इमाम साहब को भी मिलता हो ना ग्रीन कार्ड तो जाएंगे, मैं तो वो छोड़ के आया हूं यहां पर। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि और वो 11 साल जो 2003 से 14 तक, मैं 2005 में जब मैं वापस आ गया, मुसलमानों के मसले हम लेके जाते थे और सॉल्व। मुझे एक बार याद है कि हमने कहा कि यार ये डेवलपमेंट जैसे शुरू हुआ जो ये इनका सबसे पहले ये जो रिवर फ्रंट, तो उस वक्त ये था कि पता नहीं मुसलमान इलाकों में रिवर फ्रंट नहीं आएगा, आया। हर इलाके को आज टच करता है, जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वो सब करता है। इतना हुआ कि देखिए गुजरात का मुसलमान जो है ना, उसको अब मोदी से कोई ऐसा वो नहीं है। 2012 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी साहब तीसरी बार जीत कर आए, तो 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया है। उसके बाद 2014 में जितने मुसलमानों के वोट मिले वाजपेयी साहब को नहीं मिले थे। तो वो मोदी साहब, यानी मुसलमानों को जो प्रॉब्लम था ना वो बीजेपी से था, मोदी से नहीं था। अभी भी जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी से ज्यादा, या बीजेपी के वो जो एक उनकी जो वो बयानबाजी करने वाले नेता जो है उनसे, मोदी साहब से नहीं था। तो उन्होंने काम मुसलमानों के बहुत किए। मैं कम से कम 7 साल में, यानी 2005 से लेकर 9 साल में, मैं कम से कम 250 ग्रुप्स को अपने मसलों को लेकर मोदी साहब के पास गए हूं और ऐसे ऐसे काम किए। मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब हम एक मसले को लेकर गए तो मुझे कहने लगे, बोले कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर पहली बात तो इतना वक्त ही नहीं देगा मुसलमानों को, और जो मोदी ने किया ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकता है। तो वो वही फिर 2014 में आए। और तो देखिए मेरा रिश्ता जो है उनके साथ नॉन पॉलिटिकल था, कभी भी, तब भी और अभी भी, और वो अभी भी बिल्कुल वैसा है। यानी मुझे अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे जो काम करता हूं उसमें पूरी मैं वहीं आना चाह रही थी। आर्टिकल्स आपके बारे में पढ़ रही थी तो भाई कि गुजरात के मुख्यमंत्री स्पीड डायल पे उनका नंबर था आपके पास। आज क्या देश के प्रधानमंत्री से आपका वैसा रिश्ता है? क्योंकि बीच में कई इंटरव्यूज ऐसे आए जहां पर मतलब हेडलाइन ही ये बनाई गई कि जफर सरेशवाला ने कहा है कि मोदी ने मेरा इस्तेमाल किया जब उन्हें जरूरत थी, अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मोदी के आसपास दूसरे लोग हैं। तो अब एग्जैक्टली आपका रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? जो आप इंटरव्यू जिसका कह रहे हैं ना वो हेडलाइन है, मैंने 10 बार सुना, कहीं पर भी आपने सुना वो इंटरव्यू में मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया या मैं इस्तेमाल हुआ। उसके आधार पे कई प्रिंट आर्टिकल्स भी हैं जहां पर ये है मोदी यूज्ड मी, क्या था? हाँ वो लिखा है when he needed। हाँ हालांकि वो हेडलाइन पर। अच्छा मैंने क्या किया, वो जैसे इंटरव्यू की हेडलाइन आई मैंने इमीडिएटली मोदी साहब को ये इंटरव्यू भेजा और मैंने कहा आप जरा सुनिए, और फिर तो मुझे जवाब आया वहां से। बल्कि उनके बहुत ही जो पूरा संभालते हो, कहते हैं यार कमाल है इस मुल्क में, मतलब जो चीज बोली ही नहीं है वो हेडलाइन डाली,
और उस पर से कुछ अखबार वालों ने बट लिखा। कहीं ना कहीं जब मैं सुन रही थी तो आपकी बातों से ये तो लग रहा था कि रिश्ता था, वो था ज्यादा लग रहा था। तो अब मैं समझना चाह रही हूँ हमारे सब व्यूअर्स के लिए कि आज जफर सरेशवाला का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? बिल्कुल, देखिए यानी अब रिश्ते के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं रोज वहां जाऊं या मिलूं। वो एक चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जैसे मैं ये तालीम और तरबियत का मैं पूरा जो प्रोग्राम हाँ, कर रहा हूँ, हम बात करेंगे। हाँ, हम जो कर रहे हैं तो वो सरकार, भाई देखिए सरकार है तो सरकार का पूरा पूरा सपोर्ट है। जो काम करते हैं हम लोग, जो वर्कशॉप चलाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, कैपिटल मार्केट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, हर जगह आपने देखा उनके मंत्री आते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे प्रोग्राम में मोदी साहब के कैबिनेट मिनिस्टर अगर मेरा उनसे रिश्ता ना हो तो आएंगे, ये बैंक वाले सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि मैं कोई और, मेरा जाति तो ना तब था ना अभी है, तब भी लोगों के ही मसले लेके जाता था मैं, और अब भी मैं लेके जाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहले भी जो ताल्लुक था आज भी वैसा ही है। यानी अगर मुझे जरूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, तो मैं सीधा फोन कर सकता हूं और मुझे मालूम है कि 1 घंटे में फोन आ जाएगा। लेकिन कोई रुखसार भाई, ये मोर इंस्टाग्राम पर मुझे ना रिकमेंड की गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लेंथी वीडियो थी इसलिए भी किया कि मोदी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाती है हमारे मुस्लिम ममालिक और हमारे अक्सर पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि जो मोदी साहब है वो मुसलमानों का दुश्मन है, जो उसने गुजरात में किया ये गलत। मैं तो कहता हूँ 100%, मैं भी पहले मानता था कि जो मोदी साहब हैं वो मुसलमानों के कत्ल करते हैं, तो गुजरात में जो हुए दंगे हुए वो दंगों की वजह से होगा, पर मोदी का कोई ऐसी सोच नहीं थी कि किसी मुसलमान पर कत्ल किया जाए या किसी मुसलमान को कत्ल किया जाए। तो मैं कहता हूँ ये इल्जाम ही हो सकते हैं, उस वक्त के वो सीएम हो सकते हैं, उस पर आर्डर नहीं, वो दंगों की वजह से देखना भाई गुलजार, ये देखना, ये इस भाई का तो मुझे नाम नहीं शायद याद नहीं रहा, सॉरी, लेकिन चीज बात ये है करने की, समझने की, देखने की, सोचने की कि उनका सबसे बड़ा उनके अगेंस्ट दुश्मन आज उनका तरफदार है, उनकी तारीफ कर रहा है एक मीटिंग के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इनको फुल टाइम दिया। और जो वो कह रहा था कि मैं जब पहुंचा हूँ लिफ्ट से तो 5वें फ्लोर पे उनका रूम था जहाँ हमारी मीटिंग तय थी, तो वो दरवाजे पर खड़े थे मेरे इस्तकबाल के लिए। और उस वक्त जो उनकी है अपना गुजरात का, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर भी था। तो ऐसा रुखसार भाई, मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि आपका सबसे बड़ा विरोधी कि आपको हर जगह पर बैठ की कंट्रियों में भी आपका इल्जाम लगा रहा है, केस कर रहा है, तो आप उसके इतना वेट कर रहे हैं। बड़ी बात है वो मुस्लिम है, मुसलमान, वो बड़ी बात है। मैंने आपकी इतनी तसल्ली भाई ये होते हैं, मेरी तो बात सुनिए, ये होता है, हमेशा रहता है यार, जब मैं बात करने लगता हूँ आप बीच में टोक देते हैं। आप बात करें भी, बात आप मेरी सुना करें यार। अच्छा, उसने इतनी कैंपेन्स की, इतना सब कुछ किया, इंडिया में उसने क्या बिगाड़ लिया? पहले कौमी सतह वालों ने उसका क्या बिगाड़ लिया? मोदी का सब वही इख्तियार होते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर था तो इख्तियार उसके पास थे, उसका हक बनता था कि जो गुनाहगार है उन्हें सजा दे, बनता नहीं बनता। तो फिर वो किस लिहाज से कह सकता है कि मेरा उसमें हाथ नहीं गया, मैं उसको नहीं जानता वो क्या हुआ था गुजरात में या क्या नहीं हुआ था। वो ये बंदा इतना नालायक है जिसकी भी ये वीडियो देख रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है मेरे भाई, इतने लोगों ने तुम्हें पीछे से सपोर्ट किया, तो तुमने उसका रिजल्ट क्या निकाला है? तुमने क्या रिजल्ट है? वो दोस्त उसका बन गया, उसके खिलाफ वो तो दोस्त बन गया जो दंगों में मरे थे। मेरे भाई मेरी बात सुनो, जो भाई मरे थे, मेरी तो बात सुने, जो जेल होते हैं ना वो ही दंगा करते हैं, जो अकल से फारिग होता है, अनपढ़ बंदा होता है, वो ही दंगा करता है, और कोई दंगा नहीं करता। अच्छा, जो अकल से फारिग थे मुसलमान ही थे और मुसलमानों को मार रहे थे, जो दोनों तरफ से भी जो भी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो अकल से फारिग होगा वो ही दंगा करेगा। जो पढ़ा लिखा देन होगा कभी भी वो दंगा नहीं करेगा। अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे, हिंदू थे ना, सजा मिलनी चाहिए थी ना उन्हें, तो क्यों नहीं मिली? क्या हिंदुओं ने दंगा किया, मुसलमानों ने नहीं किया? मेरी भाई बात सुने, जिन लोगों ने दंगा किया था, चाहे वो पढ़े लिखे थे, नहीं पढ़े थे, मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, जो भी थे, उन्हें राय रास्त पर लाना चाहिए था, उन्हें जेल में डालना चाहिए था, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। मैं जानता हूं ये सियासतदानों की बहुत बड़ी चाल होती है कि एक आधा आदमी या 10 आदमी मिल जाए ना तो उन पर केस बनेगा। अगर एक भीड़ इकट्ठी कर दी जाए हजारों में तो उन पर कोई केस नहीं बनेगा। ये बहुत पुरानी लॉजिक है
और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता यार हूं। एक आदमी खुद मान रहा है कि मैं उसका बहुत बहुत बड़ा विरोधी था, बहुत तो बड़ा उसने दुश्मन क्या था। बिगाड़ लिया दुश्मन होकर? इससे अंदाजा लगाया कि भाई इसकी आप लाठी थोड़ी उसकी सी भैंस। भाई मेरी तो बात सुनो सुने, यार। तसल्ली से बात सुने ना। मैं आपकी कि बात एक सारी दुश्मन सुनो, आप वक्त मेरी का बात नहीं एक सुन रहे। मीटिंग हुई है, उसका वो फैन हो चुका है। यार वो एक कारोबारी आदमी था, मेरी बात सुने, एक कारोबारी आदमी, एक माइंड सेट वाला कि मैंने सिर्फ इतना ही करना है। उसने फॉरम पर सिर्फ आवाज ही उठाई है। मेरी बात सुने, उसने इंडिया में जाकर कौन सा एहतजाज में हिस्सा लिया है, क्या किया है उसने सिर्फ बात है। उसकी जब बैन अवी सतह पर नहीं मानेगी तो उसके दिमाग में आया कि ये बंदा इतना ताकतवर है कि इसके मेरा इतना करने के बावजूद इसका कुछ नहीं बढ़ा, तो इससे बेहतर है कि मैं इसे सुलह कर लूं। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है मेरे भाई। असद भाई अपनी आप जान पता बचा लो। नहीं- उसने आप वीडियो में पता कहा नहीं है कि मैं डरा हुआ क्या था उससे इसका बात करने राज से। निकालना चाहते हैं आपको? इसका मोदी रिजल्ट साहब भाई से यही क्या- होता है कि नहीं, जिसकी नहीं, लाठी मेरी तो उसकी बात सुनो। भैंस। मेरी बात भाई मेरी तो बात मेरे भाई सुनो। यही बात इसकी निकलती है इस इसकी वीडियो में। कोई लाठी किसकी भैंस नहीं है। मोदी साहब, मैं कहता हूँ मैं भी ऐसी सोच रखता था जैसी पाकिस्तानी गुजरात में जो हजारों बंदे और मरे भाई- हैं मुसलमान मेरे भाई वो भाई वो इंसान पहले थे। मुसलमान वो बड़े इंसान हैं। पहले थे, मुसलमान बाद में थे। इंसानियत का कत्ल अगर इन लोगों ने अपनी पार्टी से करवाया तो उसका हिसाब होना चाहिए था। मैं ये बात कहता हूँ। भाई देखें, पहले तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, जो मैंने भी ये सुना है। हमारी जो बुक्स है ना ये अपनी स्टडीज की, तो उसमें भी ये है कि जो मोदी है ना, उन्होंने जब वो वहाँ के थे, वो CM गुजरात CM के। थे गुजरात के, उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम बहुत ज्यादा किया है। लेकिन अच्छा अपने हाथों से किया। जी उन्होंने करवाया है, लेकिन वो अब ये भाई, बात आ आप रही जो है। लीडरशिप होती भाई, है ना मेरे आप भाई, भी आपको ना शायद तुम्हारी इस बात का सोच पता पर है या नहीं? पाकिस्तानियों मेरी बात पर- सुनो यार, आपको शायद आप इसका भी बात ना का पता है आपकी कि नहीं? सोच पर भाई, अगर मैं तो लीडरशिप दंग हूँ ठीक भाई। हो तो बिल्कुल इंसाफ होता है। अच्छा मैं आपको मैं इस बात एजेंडा इस कहते पर हैं। आज बात। अच्छा जो शहबाज शरीफ ने किया मॉडल टाउन में, आप मेरी तो बात सुने, शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में किया, उसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद है। वो हम इस वक्त कहते हैं। आपके हुक्मरान है, हम आपका लीडर है। हम तो नहीं मानते। मैं तो पहले यार से मानता हूं, मैं नहीं क्या मानता। बात है यार। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर लीडर है तो वो अपनी जिम्मेदारी लेगा, इंसाफ लाजमी करवाएगा। अगर वो लीडर है, आपके अगर वो माशरे में चोर है, एक अगर वो बदमाश है, मेरी तो बात सुने, अगर वो पालने वाला गुंडे पालने वाला एक बदमाश है तो वो ऐसा मेरी नहीं तो करेगा। बात है, आपका इस्लामी मुल्क है ना, इस्लाम के नाम पर बना है। कोई कानून बता दे जो इधर कानून है, कानून इंसाफ मेरे मिला भाई हो। सभी है, लेकिन नाफिज करने वाले किसी लोग को इंसाफ मिला है, वो तैरुल कादरी रोता हुआ पीछे कनाडा चला गया। ताइल कादरी ने एक उनको- भारी रकम ली थी मेरे भाई, तो आपको क्यों शायद पता ये नहीं। इंतहाई माशरा ही ऐसा और है, ये आप तारुल इंसाफ कादरी नहीं की कर गलती है, सकते। ये तारुल कादरी की गलती है, उसने क्यों पैसा लिया? नहीं आपके माशरे में क्यों नहीं इंसाफ मिलता? मेरी यही बात है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान वाले लीडर अच्छे हैं, मैं कभी नहीं मैंने ये कहा। मैं ये कहता हूं कि जो लीडर है उसका हक बनता है कि जहां पर गलती ज्यादती हुई है उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। तो भाई उसको चाहिए था अगर मुसलमानों की गलती है तो मुसलमानों को जेल में डालता, अगर हिंदुओं की तो हिंदुओं को डालता। उसने उस बात को हमारे नजरअंदाज पास क्यों क्या कर दिया? अथेंटिक है बात उसने है, मेरी तो सियासत बात की सुनिए। मेरे भाई, उसने मेरी तो बात सियासत सुनिए। की। अच्छा मेरी तो बात भाई, सुनिए, ये बात हमारे बोल रहा पास क्या अथेंटिक जवाब है कि किसी ने केसेस नहीं किए, ये हिंदू पर केस नहीं हुआ, मुसलमान पर अगर केस नहीं ऐसा हुआ। है तो मेरे भाई दिखाए अगर केस हुए हैं तो भाई उन केस लोगों को हुए सामने हैं, लेकर आओ। भाई केसेस हुए तारीख हैं में भाई। उनका नाम बता दे यार। आप क्या तो आप लोगों अच्छा के बारे मेरी तो में? बात सुने, उस दंगों में कितने का केस हो सकता है? दंगों में का केस मैंने कभी नहीं एक होता। बात आपको समझाई है कि वो एक बिल्कुल प्लान था कि भीड़ का कोई केस नहीं होता। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये अपने बहुत अच्छी तरह पॉलिटिशियन कर सकते भाई हैं। असद भाई आपका मैं आपको समझाने लगा बात अगर- कि मोदी साहब का कोई प्लान ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान पर हमला किया जाए। वो कहता है कि मुसलमान भी मेरा हिंदुस्तान कहने का में है और मेरे भाई और करने हिंदू में भी बहुत फर्क मेरा ही होता है, है। मैं सारे मुल्क का सीएम हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर वीडियो अगर में ऐसा उसकी होता देखी तो हुई। उस वक्त में मेरे भाई वो जरूर भाई चाहिए ऐसे था। इल्जाम यार भी भाई लगाए क्या जा बात सकते हैं। सुने, ये बात तो वही है कि वो जिस तरह मैं वीडियो देख रहा था अपना, शायद आलोक सर की है या मेजर साहब की, तो वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान इतने कीचड़ उछालते हैं, इतना कीचड़ मनो टनों के हिसाब से कीचड़ फेंकते हैं, चलो कोई एक तिनका तो रुक ही जाएगा। तिनका तो रुक ही जाएगा। ये बात है वो कि ये कीचड़ इतना उछालते हैं, टनों के हिसाब से फेंक रहे हैं, उनकी शख्सियत पर कोई एक तिनका ही रुक जाएगा कीचड़ का, सर ये इससे ज्यादा और कुछ सियासतदान, नहीं ये है। सियासतदान अपनी अच्छा सियासत मेरे कर तो रहे हैं, बात और इसके आपको बाद- दो तिहाई अक्सरियत है, उसके बाद वो आया इसके है। बाद वो ये बात है, वो सीएम रहा गुजरात का, उसने 2-3 मरतबा उधर इलेक्शन जीता। उसके बाद अब पीएम है, 2 मरतबा पीएम बन चुका। अगर वो उस
उस पीएम बनने के पीछे 35 करोड़ 30-35 करोड़ मुसलमान भी मौजूद है, उनका भी वो पीएम है। इसका मतलब है कि वो मुसलमानों का भी पीएम है, 150 करोड़ हिंदुओं की का भी आबादी पीएम अगर है। 30-35 करोड़ नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ और जाएगा? जाने दे यार, नहीं ये भाई, ऐसा ऐसा ना भाई भाई, अपोजिशन भी है ना, अपोजिशन भी है ना। तो ये ऐसी बातें, वो बिल्कुल बात ठीक है, ये टनों के हिसाब से आप फेंकते रहे, कीचड़ उछालते रहे, भाई आप जो मर्जी वो कहते नहीं- रहे, जो हकीकत बात है वो उनकी हकीकत उनकी ही रहेगी। शख्सियत पर भाई फर्क नहीं पड़ने रहमतुल्लाह वाला। भी कुछ बोलना चाहेंगे? भाई मैं भाई असद को कहना चाहता हूँ कि ये बात वाकई ठीक है, उन्होंने पहले किया है, लेकिन अब वो सबके लिए सब हिंदुस्तानियों को एक समझते हैं। वो चलो, बहुत तरीका बिल्कुल ये काम बात कर रहा ठीक है। टॉपिक भाई, का अब- मेरी बात सुने भाई रहमतुल्लाह, आप बात अच्छी करें। मैं सिर्फ जिस जगह पर जिस सन में ये बातें हुई है ना, जिस जिले में, मैं उसका हवाला दे चलें के जी, बात बात करूं। मुख्य ये है कि कंक्लूड करें तो जो मर्जी हो जाए, दुनिया इंडिया की तरक्की सिर्फ मोदी से वाबस्ता है और मोदी आयत मुमकिन है, बस बात इतनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।